Welcome to the Urban Yogi Club. वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारा अर्बन योगी क्लब का सफर पहुंच चुका है पॉडकास्ट 20 में, पॉडकास्ट नंबर 20। यस गाइस, और आज इस स्पेशल एपिसोड में हमारे पास हैं द वन एंड ओनली शिव कुमार जी। थैंक यू सर फॉर कमिंग ओवर। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की रेसलिंग से, फिर ये फिटनेस इंडस्ट्री में आए, इन्होंने फिजिक पे काम किया, इन्होंने पावर लिफ्टिंग की, कोच बने, प्लस बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल मेडल्स, जी हाँ इंटरनेशनल मेडल्स अक्रॉस एशिया एंड द वर्ल्ड इन्होंने सिक्योर किया है। और ऐसा सो आपका सफर रहा है 30 सालों का। इट्स बीन सच एन इंटरेस्टिंग जर्नी। और कुश्ती से इंटर कॉलेज खेला आपने, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। तो उसके बाद फिर पावर लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक्स में कैसे इंटरेस्ट आ गया? तो क्या है कि देखो, एज इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट और समय के हिसाब से जो चल रहा था उस टाइम में कुश्ती का चल रहा था। फिर जब कॉलेज आने में आया तो उस टाइम बॉडी बिल्डिंग के करियर थोड़ा सा उठान पड़ता जी। तो जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी मैंने, तो भाई मेरे गुरुजी मिले श्री सुभाष भाना जी, जो इस टाइम डिप्टी मेयर है साउथ दिल्ली से। उन्होंने मुझे जो बॉडी बिल्डिंग में ब्रेक दिया, ओके। वहां से बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट हुआ। तो वो जो फर्स्ट कैला कमीशन 93 में खेला, तो उन्होंने जो सिखाया उसी लेवल पे चलते चलते आज हम यहाँ तक मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया बने, मिस्टर मैरीटाइम बना। जी। कुश्ती ऐसा स्पोर्ट है जिसमें मतलब आपका स्टैमिना सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, जहां तक मुझे लगता है। तो रेसलिंग में क्या है कि पिताजी मेरे जो बचपन से मुझे रनिंग कराते थे, सुबह 4 बजे ले आके उठा के रनिंग करानी, उसके बाद स्कीपिंग खुलनी, 2 स्कीपिंग करनी, और जो अखाड़े में जोर करने और अखाड़ा खोदना, और फिर रॉक क्लाइंबिंग जो रस्सा चढ़ने को कहते हैं, वो एक बार में 10 बार चढ़ना बिना रुके, 10 तो बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद फिर कॉलेज स्कूल टाइम में थे हम, तो एक बार कबड्डी का मैच हो रहा, तो कबड्डी के मैच में सारे प्लेयर आउट हो गए मेरी टीम के, मैं अकेला बचा। तो मैंने फिर कपड़े उतारे, वहां पर कपड़े उतारने के बाद मैंने जिम्नास्टिक करी, उनके पाले में आया, तो वहां पे सबको मैंने आउट कर दिया। तो ये भी वहां पर जब मैं कबड्डी खेल के जब अपने पाले में आ रहा था खेल के सबको आउट करके, तो वहां के कोच ने मुझे पकड़ लिया कि भाई मैं भी वो भी मुझे पकड़ने आया था कि ये लड़का स्टैमिना तोड़ दे अपना कबड्डी का और ये आउट हो जाए। तो मैंने उस पर बड़ा बवाल हुआ कि भाई तेरा क्या रोल बनता है इसमें आने का, प्लेयर्स खेलने, कोच का या रेफरी का काम होता ही नहीं इसमें आने का। तो बॉडी बिल्डिंग तो करता ही था, मैं कुश्ती करता था, मैच करता, लोगों को बड़ा देख के इम्प्रेस हुए कि भी इतना अच्छा प्लेयर और जिम्नास्टिक करके कबड्डी में गया खेलने और वापस जिम्नास्टिक करके आया। मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं जितने भी एथलीट्स होते हैं, और कोचेस वगैरह तो आई एम श्योर अपनी टीम के लिए बहुत इमोशनल रहते ही हैं। तो आपने ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग और न्यू स्कूल बॉडी बिल्डिंग, इसमें क्या चेंजेस देखे हैं अभी ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स? तो हम बॉडी बिल्डिंग करते उस टाइम में 93 में, उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में प्लेयर्स जो होते थे बहुत मेहनती होते थे, बहुत एकता के साथ मेहनत करते थे, जो अपने गुरु ने या उनके कोच ने जो कह दिया उसके ऊपर बात को अमल करते, उसी को फॉलो करते थे। एक बार गुरुजी हमारे चले गए कि भाई मैं आ रहा हूँ, तूने बेंच मार के रखो आप। अब गुरुजी आया 1 घंटे बाद, उस टाइम हम बेंच प्रेस मारते रहे, उसमें हमारे बेंच प्रेस के 100 सेट हो गए। 100 सेट बेंच प्रेस के 2 घंटे बाद आए। तो मेरा पार्टनर था श्याम सुंदर, उपेंद्र, जोगिंदर, राजपाल और मैं सेल्फ, हम पांचों बेंच मारते रहे, तो हमारे 100 सेट हो कंप्लीट। गुरु जी आए कि भाई आप क्या कर रहे हो? मैंने सर बेंच प्रेस मार रहे। कब तक मार रहे हो? कि गुरु जी आपने कहा था कि भाई जब तक मैं ना हूँ आप बेंच मार के रखना, तो जब तक आप न्याय करें हम 100 सेट मार लिए, और आगे गुरु जी कितने सेट मार रहे हैं। तो बड़ा हैरान हुआ कि बच्चे आज के टाइम में कि मेरे इतने स्टूडेंट अच्छे लायक है कि मेरा कहना मानते हैं, और इस मुकाम पर जाने के लिए गुरु का और अपने जो कोच का बहुत कहना मानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके गुरु जी का नाम क्या है? श्री सुभाष भाना जी, जो इस टाइम डिप्टी मेयर है साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली से डिप्टी मेयर। ऑसम ऑसम। तो आप थोड़ा मेडल टैली के थ्रू हमें ले जाइए। आपका मतलब ओवर द करियर्स मेडल्स इतने सारे जीते हैं आपने, इतने सारे स्पोर्ट्स में जीते हैं, तो एक बार ही हम वो शुरू से कवर करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा हमें। मैच पहले तो कुश्ती में काफी मेडल जीते मैंने, जैसे दंगल होते हैं, जामा मस्जिद दंगल हो गया अपना जो है, और दिल्ली में जितने दंगल होते थे कुश्ती के, बालीवी दंगल, ये दंगल, तो मैं खेला, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद कॉलेज में आया, फिर जिम्नास्टिक के लिए, जिम्नास्टिक में मैंने 86 से जिम्नास्टिक करी, जूनियर इंडिया खेला, दिल्ली स्टेट लेवल, दिल्ली ओलंपिक लेवल खेले, उसमें मेडल बहुत जीते मैंने, वॉल्टिंग और फ्लोर एक्सरसाइजेज, रोमांसिंग, तो इसमें काफी पैरेलल वार्ड और कई ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन होते, उसमें 6 में अच्छा मेडल थे मेरे। उसके बाद जब बॉडी बिल्डिंग खेली 93 में, तो पहली बार मैं रनर रहा, उसमें टॉप 3 में आया इंटर कॉलेज के अंदर। तो उसके बाद मुझे गुरुजी मिले श्री सुभाष भाना ने कि भाई मैं आपको कराऊंगा गेम, आप मेरे पास आओ डेली गोविंदपुरी। तो हम डेली ओल्ड दिल्ली से और दिल्ली गोविंदपुरी जाते थे एक्सरसाइज करने के लिए। कितने किलोमीटर है ये, थोड़ा गेस्ट के लिए आप थोड़ा एस्टिमेट यहाँ से होगा 16-17 किलोमीटर, तो 16-17 किलोमीटर रोज। ठीक है। तो उस समय बसेस तो थी नहीं 93 में, तो हम यहाँ से पैदल जाते थे सीपी तक, सीपी से फिर जो बस पड़ते 425 या M13 वो उतारती नेहरू पैलेस, नेहरू पैलेस से फिर वापस वहां तक 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे गुरुजी जिम तक, गोविंदपुरी एक्सटेंशन।
तो वार्म अप तो वहीं पे हो गया, तो वार्म अप सीधा वहीं पे जाओ हो सेट गया। मारो। फिर वहीं से एक्सरसाइज सीधा कॉलेज, जी। फिर कॉलेज से पढ़ के फिर वापस जब मैं जिम में आते थे गोविंदपुरी वापस, ओके। तो वहां से रात को 10 बजे घर जाते थे। मतलब ये जो जो एफर्ट्स लगते हैं वो एक्चुअली समझ नहीं पाते हो अनलेस आप खुद उस फील्ड में आओ। और बॉडी बिल्डिंग तो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड स्पोर्ट है, हालांकि बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो अपनी सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत बड़ा प्लस एक sacrifice करना तपस्या पड़ता करनी है। पड़ती है एक घर तरीके वालों से, से। परिवार से, अपने आप से, खुद से, अपनी जरूरतों से बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने तो 1 साल में मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा, आपने तो 30 सालों से किया, आपको तो इस तपस्या का पूरा इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि बॉडी बिल्डिंग में मैं जो है कब से करूं, पर मैं कभी मिस्टर इंडिया बना। मिस्टर इंडिया बना मैं सन 2001 में। मुझे जब तक मैं टॉप 5 में भी नहीं आया, टॉप 10 में आके बाहर हो जाता था हर साल बाहर होता था। पर मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने गुरु का नहीं छोड़ा कि भाई तुम्हें एक दिन जरूर बनोगे, आज नहीं तो कल बनोगे जरूर। तो मैंने जो है 8 साल बाद मिस्टर इंडिया बना। तो आप बॉडी बिल्डिंग के मेडल्स की टैली हमने डिटेल में बात नहीं की, आपका किस तरह, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई वहाँ तो के बॉडी मेडल्स बिल्डिंग में जैसे मैंने पहले इंटर कॉलेज खेला 93 से, उसके बाद 3 टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 टाइम ऑल इंडिया चैंपियन बना। उसके बाद जो 97 रेलवे में आ गया मैं, तो रेलवे में खेला। तो रेलवे मेरे जो 97 से मेडल स्टार्ट हुए, हर बार टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 मेरा। तो 90 ये आप जो 2013 तक मेरे मेडल आए, रेलवे लगातार आता रहा मेडल, टॉप 3 कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। तो उसके बाद फिर मैं 3 में मिस्टर एशिया बना, और उसके बाद 2014 में 9 दिसंबर बॉम्बे मिस्टर वर्ल्ड बना। ऑसम। ओके। तो ये मिस्टर वर्ल्ड की आजकल मैं मतलब काफी ज्यादा मिस्टर वर्ल्ड से देख लेता हूँ, तो रियल मिस्टर वर्ल्ड कौन होता है? मतलब ये अच्छा मुझे क्वेश्चन किया आइडिया आपने नहीं है। कि मिस्टर वर्ल्ड कौन है। मिस्टर वर्ल्ड क्या है कि आजकल जैसे फेडरेशन बहुत सारी बन गई है, जी। ठीक है। तो आजकल एक फेडरेशन है जैसे IBBF, जी। तो उसके श्री पिंचन डोरा जी, चेतन पठारी जो है इसके संरक्षक है। तो उस फेडरेशन को जो है गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, और आप अगर इस फेडरेशन में कंपटीशन खेलते हैं एशिया लेवल या मिस्टर इंडिया दिल्ली शर्ट, तो उससे जॉब में चांस है, जैसे कस्टम में, नेवी में, रेलवे में, एयरफोर्स में, तो CRPF में। काफी लड़के जो है इस दिल्ली के मेरे अलावा जो काफी रेलवे में और कस्टम में, एयरफोर्स में लग चुके हैं लड़के। तो गवर्नमेंट जो है एक्चुअली और इस कंपटीशन से सबसे बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड चैंपियन IBF से खेलते हैं और बनते हैं ज्यादा में, तो उसके लिए आपको रिवार्ड भी मिलता है, रेलवे आपको खर्चा भी देती है, और मेडल आने पर उसका पैसे भी देते हैं कि तो आपने भाई इतना अच्छा डिजर्व करा, देश का नाम रोशन करा, तिरंगा लहराया दूसरे देश में आके। तो ये स्पोर्ट्स में जो है ना फौज से कम नहीं होता। फौज बॉर्डर पे जाके हम दूसरे देश में जाके अपने देश का झंडा लहरा के आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम भारत का झंडा दूसरे देश में लहरा के आते हैं, और हमारी जो है दमखम का परचम वहां जाके लहराते हैं। तो बड़ी प्राउड की बात होती है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो जब राष्ट्रगान बजता होगा वो तो हम लोग रोना इंटरनेशनल मंच पे, आंखें भीग जाती है हमारी कि हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सके, कब से इतना नाम कर दिया, दूसरे में अपने देश का झंडा लहराया और अपने देश का नाम रोशन किया। भारत माता की जय करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, राष्ट्रगान चलता है, बड़ा रोना आता है, बड़ी इमोशन हो जाती है। जी बिल्कुल, प्राउड होता है बड़ा। ये तो ऑब्वियसली मोमेंट्स ऑफ प्राइड होता ही है। और कितने बॉडी बिल्डर्स को कितने कॉम्पिटिशन में वो मतलब जब देखा कि वो हारने का उनको उतना रोना नहीं आता, हारने की मोटिवेशन होती है, और जीतने का फिर जो खुशी होती है उसमें असली इमोशंस बाहर आते हैं। जीत का मजा जब बंदा हारता है, अगर स्पोर्ट्समैन हारेगा तो जीत का उसको मजा कैसे पता लगेगा, जीत का जश्न क्या होता है, जीत की खुशी क्या होती है। तो मैं 10 साल मिस्टर इंडिया हारने के बाद जब पहली बार मिस्टर इंडिया बना 2001 में, तो बड़ा जश्न हुआ, बड़ी लोगों में। दिल्ली से मेरी ही प्लेस थी, दिल्ली से कई लड़के स्पोर्ट्समैन गए, सेकंड का कोई थर्ड, पर फर्स्ट मेरे बना 60 kg में बना फर्स्ट प्लेस। उस टाइम मुझे मोस्ट इम्प्रूवमेंट बॉडी बिल्डर का अवार्ड मिला, क्योंकि मैं कई साल से प्लेस नहीं और सीधा डायरेक्ट फर्स्ट आ गया। तो फर्स्ट आने का अवार्ड और प्लस मोस्ट इम्प्रूवमेंट का अवार्ड मिला, तो बड़ा सपना सुन रहा था कि कैसे बन गया, अमेजिंग हो गया। मतलब वो दिन तो आज तक याद आता होगा। और गूज़बम्प्स। तो रोहिणी से नई दिल्ली स्टेशन से जो ढोल निकला, लोगों का काफिला चला, 1000 लोग थे काफिले में, और वो ढोल बज रहा, मैं बीच में ट्रॉफी लेके चल रहा हूँ। बड़ा अमेजिंग सपना था कि कैसा हो गया सब कुछ। तो कहने में कि बॉडी बिल्डिंग थोड़ा आपको सबर, थोड़ा त्याग, क्योंकि कुछ बॉडी में जो क्वालिटी वो समय के हिसाब से आती है, समय अगर के हिसाब से चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो मुझे वो समय चेंजेस आने में 8 साल लग गए। जो सोचते हैं 6 महीने में फिजिक बन जाएगी, आई थिंक ये लेसन होगा सभी के लिए, आई वुड से। एक लेसन है जी भाई। और आपने पहली बार compete किया और 10वीं बार मतलब 8वीं 9वीं बार compete किया, और इतने गैप के बाद फिर जब आपने रियलाइज किया कि हर साल कुछ कमी रह जाती थी, तो वो शॉर्ट कमिंग्स आपने धीरे धीरे कैसे अंडरस्टैंड किया अपने? मैं जब कंपनी खेल जाता था, जब जिस बाहर होता था कंपटीशन में बाहर हो जाता था, तो मेरे कुछ कॉफ में कमी है,
कुछ एब्डोमिनल में कमी है, कुछ बॉडी का जो स्ट्रेटनिंग प्रोपोर्शनल बनता है उसमें कमी है, जो पोस्चर बनता है स्टैंडिंग का वो उस पोस्चर को कंप्लीट करा, और जो वीक पॉइंट था उसको ऑफ सीजन में कंप्लीट करता था मैं धीरे धीरे, तो उसको वीक पॉइंट को ऑफ सीजन में ही कंप्लीट किया जा सकता है, अदरवाइज कंडीशन में आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उस टाइम में जो आप लीन पीरियड होता है, तो लीन पीरियड में तो आदमी बॉडी को गेन नहीं कर सकता। तो बॉडी बिल्डिंग गेम में तो आदमी को जो है सारे काम जो वीक पॉइंट है वो ऑफ सीजन में ही कवर करने पड़ते हैं। इक्विपमेंट थोड़ा सा की कमी लगी या डाइट में कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ी? गुड क्वेश्चन, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इक्विपमेंट, अब तो इक्विपमेंट बहुत अच्छे बन गए हैं, काफी अच्छे तरीके के इक्विपमेंट्स आ गए, जिससे हमें कोई उस टाइम में हमारे टाइम में रॉड का स्क्वाट स्टैंड भी नहीं था, तो हम कंधे पे उठा के रॉड फिर कंधे पे रख के फिर स्क्वाट मारते थे, तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, 150 किलो 200 किलो स्क्वाट मार रहे हैं हम, और हाथ से उठवा रहे हैं, हाथ से नीचे रख रहे हैं, तो इक्विपमेंट की बहुत कमी थी। बट अब प्रोफेशनल पे तो आपको सारी इक्विपमेंट चाहिए, कॉक से लेकर नेक तक की हर मशीन बन रही है अब तो। Exactly. तो बॉडी बिल्डिंग एक तो गेम होता है स्किन क्वालिटी का, एक होता है मसल्स क्वालिटी और एक होता है बोन्स क्वालिटी का, तो तीनों जब कंप्लीट बन जाते तब वो बॉडी बिल्डर पक्के बनता है। एक एक करके ले जाइए मुझे तीनों चीजों के अक्रॉस। भाई अगर जैसे बॉडी बिल्डर है, अब उसकी बोन स्ट्रक्चर है अच्छा और चौड़ा है, तो वो बिग ह्यूज बॉडी बिल्डर। तो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, इस तरह की बहुत सारे बॉडी टाइप होते हैं लोगों के। ये बातें चलती हैं, पर तो क्या है कि बॉडी बिल्डर तो तीनों चीजों के अलावा ये तो इंग्लिश भाषा है, पर मेन बॉडी बिल्डिंग में यही होता है कि बोन स्ट्रक्चर और स्किन क्वालिटी और मसल क्वालिटी तीनों फाइन होनी चाहिए। तो अब तीनों क्वालिटी को फाइन बनने के बाद जो मसल दिखता है वो स्टेज पे वही बॉडी बिल्डर चमकता है। अब लेवल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी चेंज हो गई है। पहले आपको एक क्लासिक फिजिक हुआ करती थी जिसमें मेन फोकस रहता था, अब इतनी सारी कैटेगरीज हो गई हैं। हाँ, तो अब ये क्या है कि बॉडी बिल्डिंग से पहले तो स्टार्टिंग बॉडी बिल्डिंग थी, ये जब कुछ टाइम से 2014-15 से जो है बॉडी बिल्डिंग में फिटनेस मॉडल, फिटनेस क्लासिक आ गया है, और फिर बॉडी बिल्डिंग तो है ही मेन। तो ये क्या है कि जो मेन जो है बॉडी बिल्डिंग के बेस से ही आदमी का स्कोप आगे बढ़ सकता है। फिटनेस क्लासिक, फिटनेस मॉडल में तो ये है कि आदमी अपने मॉडलिंग में, कैरियर में आगे जा सकता है, और बॉडी बिल्डिंग करने से आदमी जॉब लाइन में आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब में, कस्टम नेवी, रेलवे में जा सकता है आदमी। आपका सफर जॉब की तरफ भी रहा है, एंड आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने मतलब प्रोफेशनली भी अभी तक compete कर रहे हैं, अभी तक आप, और प्लस जॉब भी कर रहे हैं इवन आफ्टर 30 years। तो थोड़ा सा इसमें गाइड कीजिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। मतलब आप अगर बॉडी बिल्डिंग में है तो आपने रेलवेज की जॉब कैसे सिक्योर की, या फिर मतलब क्या कर सकते हैं? रेलवे में जॉब लगने के लिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपको ऑल यूनिवर्सिटी चैंपियन कंपलसरी है या फिर मिस्टर इंडिया खेलना। ठीक है, तो मैं जो ऑल यूनिवर्सिटी चैंपियन बने थे हम उस टाइम में 97 में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन, उसके बेस पे जॉब लगने के बहुत अच्छे आसार हैं, और लोगों को जो स्पोर्ट्समैन को बहुत हर गेम में, कोई भी गेम हो, कोई बॉडी बिल्डिंग के अलावा तो और यूनिवर्सिटी चैंपियन बनते हैं तो उसके जॉब के खुलने के आसार बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो बाकी फिर जब रेलवे ज्वाइन करने के बाद फिर और गेम बढ़ता रहता है, बंदा गेम में इम्प्रूवमेंट करता रहता है। तो सबसे पहला ये है कि इंटरनेशनल चैंपियन या नेशनल चैंपियन बनने से गेम में और ऊपर आने के लिए, जॉब लगने के लिए ये बहुत जरूरी है। जी, ओके। और रेलवेज के अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? रेलवे के अलावा कस्टम है, नेवी, एयरफोर्स है और सीआरपीएफ है, तो ये तो है ही। और बाकी जो है अगर अच्छा फिजिक या स्पोर्ट अच्छा गेम करता है, अपना जिम लाइन में अच्छा करियर बना सकता है, और पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। आजकल कितने जो स्पोर्ट्समैन अच्छे जो लेवल पे हैं वो कितने फिटनेस की ऐड कर रहे हैं, कितने जो है मूवीज के एक्टरों को अपनी लाइन से जोड़ रहे हैं, तो उनका भविष्य उज्जवल पर ही है। आज के टाइम में फिटनेस लाइन से बहुत अच्छा जा रहा है। एब्सोल्युटली। बट अब आंख बंद करके कोचेस पे भरोसा करना भी बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम पे, जिस लेवल की कोचिंग हो रही है। और आप कोचिंग कितने सालों से कर रहे हैं? मैं कोचिंग कर रहा हूँ 96 से कोचिंग कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस मतलब ऑलमोस्ट 15 साल कितना प्लस है? 20 साल 25 साल प्लस 25 साल प्लस एक्सपीरियंस है सिर्फ कोचिंग का है। ओके, तो अब इसके लिए जैसे आजकल ऐसा भी होता है कि कोचेस बन जाते हैं, जैसे कोई हेल्पर है और वो 6 महीने जैसे जिम में रहा और उसको कोच बना दिया, कोचेस को कन्वर्ट कर दिया, उसको कोच में कन्वर्ट कर दिया। प्लस अब जैसे किसी ने थोड़ा बहुत जिमिंग किया, थोड़ा फाइनेंशियल नीड है, ठीक है, उस टाइम पे कोचिंग में आ गए। बेसिक्स जाने बिना, मतलब बेसिक्स बस करके विदाउट नोइंग कि बॉडी टाइप में कितना घुसने की जरूरत होती है हर एक तो किसी। मेरा हाँ जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो बॉडी बिल्डिंग लाइन में क्या है कि जितना अच्छा कोचिस होगा, और मेन है कि कितना एक्सपीरियंस है उसको। भाई एक्सपीरियंस होना क्या है, ये गेम खेलने का एक्सपीरियंस है। तो अच्छा बॉडी बिल्डर या अच्छा कोच वही बन सकता है जिसने अच्छी
गेम करी है और अच्छे लेवल पे गया है तो अब बॉडी समझने के लिए आप क्या एनालाइज करते हो फिर बंदे में, मतलब उसकी बॉडी उस टाइप की है तो मेरे को इस तरह से इसको कोच करना चाहिए, हाँ, उसमें उसके आपका हम क्या देखते हैं जब कोई बच्चा गेम करने आता है पहले तो हम थोड़ा दिन उसको मिक्स शेड्यूल कराते हैं। जब प्रोड्यूस करने के बाद उसको फिर बॉडी पार्ट के शेड्यूल कराते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो थोड़े तो प्ले स्कूल पढ़ता है, प्ले स्कूल करने पर जब नर्सरी पहली क्लास में आता है उसके क्लासेस शुरू हो जाती है, मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की। ऐसे ही उसका डे बाई डे शेड्यूल बन जाता है कि आज जो है चेस्ट का शेड्यूल है, शोल्डर का शेड्यूल है, बाइसेप का शेड्यूल है, बैक का शेड्यूल है। जब वो शेड्यूल कंप्लीट करते हैं बॉडी में क्वालिटी चेंज होती है, उसकी शेप चेंज, उस हिसाब से उसका फिर और शेड्यूल चेंज होता है। उसको अब किस में मेहनत करनी है, चेस्ट में मेहनत करनी है, बैक में मेहनत करनी है, बाइसेप में, थाइस में मेहनत करनी है उसको। ओके। और तान्या कितने टाइम से इनके साथ हैं, आप कितने टाइम से हैं गुरुजी के साथ? मैं गुरुजी के साथ लास्ट 1.5 ईयर से हूँ। ओके, 1.5 ईयर से। तो आपने भी काफी एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी काफी कोचेस चेंज किए हैं, तो बाकी कोच में और शिव कुमार जी में आपको क्या फर्क नजर आया एज स्टूडेंट? जब भी मैं सर की जिम में जाती हूँ तो अच्छे से वर्कआउट कराते हैं, सारे वर्कआउट के लर्न कराते हैं, ऐसे करो आप, ऐसे ना करो, तो सर का एक प्लस पॉइंट है। एंड सर हमेशा बहुत अच्छा गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, सबको लेके चलते हैं एक साथ, हमेशा सारे स्टूडेंट्स को, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा माइक की और पास आ जाइए। एक तो बहुत आराम से बोल रही हूँ, बस ये पकड़ कम रहा है। अब ठीक है, ठीक है। तो आप सर, आपने कैसे समझा कि लाइक विमेन्स का बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी फिजिक अलग होती है और मेंस के लिए अलग होती है, तो आपने ये एनालिसिस समझे क्या चेंजेस किए अपने शेड्यूल में? लाइक इनिशियली तो आप लड़कों को सिखाते होंगे, फिर लेडीज को अंडरस्टैंड करना उनकी फिजिकलिटी के हिसाब से बहुत ऐसा जनरली मेल कोच के लिए टाइम होता है, तो आपने उस हिसाब में क्या? लेडीज को जेंट्स में तो अंतर तो है, पर लेडीज के कुछ जैसे दिख जाता है कि वो फैट क्वालिटी है, परसेंटेज ज्यादा है, वाटर लेवल ज्यादा है, तो उसके उस पार्ट को और जो बॉडी का शेड्यूल है और डाइट शेड्यूल है उसको फॉलो करा के, उसको जो ये बता के उसकी बॉडी को जो है हम चेंजेस कर सकते हैं। कोई गेम्स लड़की आती है उसको पावर लिफ्टिंग करनी है, किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, किसी को फिटनेस करनी है, तो जैसे पावर लिफ्टिंग है, तानिया जी आई मेरे पास कि सर मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है और थोड़ी बॉडी बिल्डिंग की टिप्स दी, तो मैंने उनको पावर लिफ्टिंग की पहले ट्रेनिंग दी, किस तरह से डेड होती है, इस तरह से बेंच प्रेस होती है, इस तरह से स्क्वाट होती है, उस पर उन्होंने अमल करा। उस लेवल पे जाके फिर ये रेमो क्लास के चैंपियन बने, कई सारे चैंपियन जीते इन्होंने पावर लिफ्टिंग के। फिर उन्होंने कोचिंग लाइन में आई, उन्होंने फिर मुझसे पूछा सर कि कोचिंग लाइन में जेंट्स या बॉयज को कैसे कोचिंग करते हैं, तो उनको बताया मैंने बॉडी का फ्रेम हिसाब से उसकी एक्सरसाइज का शेड्यूल होता है। उसको पहले बॉडी का फ्रेम देखते हैं कि उसमें मेहनत किस में करनी है, उसको एब्डोमेन से करनी है, बॉडी चेस्ट में पार्ट में करनी है, बाइसेप में करनी है, उस हिसाब से उसके शेड्यूल में उसकी तब्दीली चीजें चेंजेस की जाती है कि ये पार्ट इसका अनबैलेंस है, इसको पूरा बैलेंस करना है बॉडी पार्ट। तो ऐसी लेडीज में ये होता है कि जब लेडीज एक्सरसाइज करने आती है तो पता लग जाता है भाई उसकी बॉडी, उसका हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है, उसका फैट परसेंटेज क्या है, उसके हाइट के हिसाब उसका वेट करना, उसके फिटनेस को देना अंजाम। तो यही सिखाया जाता है कि भाई अच्छे से पूरा डाइट शेड्यूल के साथ पूरा फोकस किया जाए। तो अच्छे गुरु बनने के आपने टिप्स अगर किसी से लिए तो क्या लिए और किससे लिए? भाई देखो, अच्छे गुरु बनने तो गुरु के साथ ही हम जुड़े थे। हमारे गुरु जी सुभाष बनाए थे, वो बहुत अच्छा हमें गाइड करते थे, और हमारे में जब पैसे नहीं था वो हमें वो पैसे भी देते थे गेम करने के, भाई ये तुम इस हिसाब से डाइट ले लो अपनी। तो उन्होंने कभी हमसे पैसे नहीं लिए, ना जिनकी फीस ली। तो वही कारण है, वो हमारे भी गुरु में हमारे उसी तरह से परंपरा आया कि हमने भी कितने स्टूडेंट के हमने उनसे कभी पैसे नहीं लिए, जो जिनकी फीस है वही ये फीस है, हमारी कोई पर्सनल फीस नहीं। तो तानिया जी आई, कई और स्टूडेंट आए मेरे पास, सिमरन आई, और कई लड़के शिवानी विशाल आया, अशरफ आया, कई स्टूडेंट आए, मैंने कभी इसे किसी को पैसे। सबसे पहले जब स्टूडेंट लेते हैं तो उसमें क्या एनालाइज करते हैं? वो उसका एटीट्यूड देखते हैं, उसकी डेडिकेशन में कितना उस पे। ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जब स्टूडेंट आता है उसको देखते हैं क्या एटीट्यूड है, क्या उसका एम क्या है। आजकल लड़के आते हैं तो कुछ ऑलरेडी कहीं ना कहीं से गुरु ज्ञान लेके आए होते हैं और वो आपको ही उल्टा सिखाने की कोशिश करते हैं एट टाइम्स। आप आए, आपने तो यूट्यूब से या जीवन से सीख के आ गए, उससे बता रहे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। जब आया तो गुरु ने आपकी बॉडी को चेक करा, आपके एटीट्यूड को देखा, आपके एम्स को देखा कि आप क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से देख के फिर वो उसको फॉलो करते हैं कि ये बच्चा किस तरह का है, किस तरह का आगे जाएगा। तो आपने आज तक किसी को मना किया है कि कुछ करना चाहता था या कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसकी एटीट्यूड या उसकी बॉडी या उसके डिसिप्लिन को देख के आपने बोला कि नहीं ये नहीं हो पाएगा? कोई बच्चे जैसे मेरे पास आते हैं जिम में एक्सरसाइज करने, तो जब बात करने से पता लग जाता है कि वो किस तरह का एटीट्यूड है या क्या चाहता है वो। तो जब देखते बच्चे को जिम में एक्सरसाइज नहीं कर रहे,
या जाते फोन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या जाते जो दोस्त से बातें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फोन सुन रहे हैं, वॉकमैन लगा, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना एक जो है मकसद पूरा करना है कि टाइम पास करना है कि मुझे बस जिम करना हो, कुछ नहीं, ज्यादा जाना है। तो वॉकमैन लगाने से या फोन लगाने से एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज करने से बहुत कॉन्सेंट्रेट, बहुत माइंड होना पड़ता है कि हमें किस मतलब किस तरह से फोकस करना है, और तभी कोच की बात सुनी जा सकती है। अब कान में हेडफोन लगा के वॉट पे बात करने से कोच की बात थोड़ी सुनी जा सकती है। माइंड गेम पे बड़ा फोकस किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में। आप हाँ, माइंड गेम बोलते हैं, इसमें आपका फिजिकल तो आपका एक्सर्शन नहीं, बट माइंड गेम बहुत वर्ड यूज होता है हाँ, इसमें। अपने माइंड को कैसे मतलब कि जैसे आपको गुरु है या आपके साथ है, आपके बोला कि लेग्स करने हैं, अब लेग्स को आप कैसे कंसीडर करना है, कैसे स्क्वाट मारनी है, उसको कैसे फील करना है, ताकि उसके मसल के आउटर लेग बाइसेप इंप्रूव हो, उसमें फिनिशिंग आए। तो जब तक आप माइंड से साइकोलॉजिकली उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे दिमाग से, तो उसको मसल में इंप्रूव नहीं आएगी कोई भी। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी, बिल्कुल, जैसे हाँ, माइंड बिल्कुल। मसल कनेक्शन की बात होती है, काफी लोग उस बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको एक्चुअली माइंड उस मसल में डाल के उसका पंप तो फील करना निकालना पड़ता है, जी। और फील नहीं करेंगे तो उसको मसल में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, ना उसमें मसल में जो क्वालिटी है वो आएगी नहीं। कंडीशन में क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग में पूरी बॉडी कंप्लीट देखी आती है, नेक से लेकर कॉप तक देखी आती है, उसमें पूरी मसल क्वालिटी, स्किन क्वालिटी और बोन्स क्वालिटी के हिसाब से जो मसल बना है वो बराबर होना चाहिए, प्रपोर्शनल होना चाहिए पूरा मसल, तभी प्लेस ही मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती प्लेस। मसल क्वालिटी में क्या मतलब होते हैं, इंडिविजुअल्स के जेनेटिक्स क्या होते हैं, और उसमें मतलब कुछ मसल क्वालिटी ये है कि देखो, जब बॉडी का एक पेट है आप डेवलप, वो हेडक्वार्टर बॉडी का, और वो बिल्कुल शार्प है, तो मसल आपकी बहुत अच्छी दिखेगी, शार्प दिखेगी। शार्प होने के बाद उसको अब देखने से पड़ता है कि मसल के प्रपोर्शन है, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप दोनों बराबर है, डेड पूरा कंप्लीट है, ट्रिपिस है, लेग और अच्छे है, तो काफ पूरी कंप्लीट है या नहीं है। एक होती है मसल की होती है बॉडी की शार्पनेस, पूरी बॉडी पूरी प्रपोर्शनेट, उस प्रपोर्शनेट के हिसाब से ही जो जजेस नंबर देखता है। नहीं तो अब जैसे मान लो कोई नौसिखिया आया है, उसकी मसल क्वालिटी आप कैसे समझेंगे, या फिर वो अपनी मसल क्वालिटी कैसे समझ सकता नहीं, है? वो तो देखो, जब जैसे नौसिखिया कोई आया जिम में बहुत अच्छा मस्कुलर है, पर तो कंपटीशन में क्या है, जब स्टेज पे खड़ा होता है तो मस्कुलरिटी के साथ ब्लड पता ना बॉडी प्रपोर्शनल दिखाया जाता है। अब नौसिखिया है, वो खाली एब्डोमेन दिखा रहा है या थाई दिखा रहा है, अब वो छोटे है, वो श्रिंक है, बड़े नहीं है। अब कंपटीशन में जो लड़का 60 किलो का है, अब एक बहुत मस्कुलर है, अब मस्कुलर के साथ उसकी बॉडी प्रपोर्शनल उसको प्लेस नहीं देंगे, कंप्लीट कंपटीशन में दूसरी को प्लेस देगी जिसकी बॉडी शार्प भी है और कंप्लीट भी है। राइट। और स्किन क्वालिटी मैंने सुना है कि घी खाने से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, घी इसलिए आई थिंक स्किन क्वालिटी के लिए खराब होता है, बट एट टाइम्स जब मैं वीरेंद्र घुमन टाइप एथलीट्स को देखता हूँ जिन्होंने लस्सी और दूध पी के अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाया है, तो ये आप कैसे अच्छा क्वेश्चन समझते हैं कि क्या होता है कि घी एक जैसे ऑक्सीजन टाइम होता है, तो उस टाइम में जो है प्लेयर है कंपटीशन लेवल से दूर हो जाता है, तो अपना वेट गेन करता है, उस टाइम वो घी, लस्सी और भी ऐसी चीजें जो बॉडी को ताकत दे, पावर देते हैं, वो यूज करता है। पर जब कंपटीशन ट्रेनिंग आती है उस टाइम में फिर तो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है उन चीजों को। खाते हो सभी ऑक्सीजन में, बट जब कंपटीशन टाइम आ जाता है उस टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम प्रोटीन डाइट हाई, कार्बन लो कर दीजिए, और जो है जितनी तली हुई चीजें, मीठी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, ताकि स्किन क्वालिटी फाइन हो जाए। स्किन क्वालिटी फाइन होगी तभी बॉडी बिल्डर चमकता है स्टेज के ऊपर, और बॉडी की स्किन क्वालिटी फाइन नहीं होगी तो स्टेज पे चमकेगा नहीं, वो मोटा स्किन क्वालिटी मोटा दिखेगा, उसमें शार्पनेस ही दिखेगी। तो यही कारण होता है कि कई बार कंपटीशन आने से पहले 2 या 3 महीने पहले आदमी को अपनी डाइट पे जाना पड़ता है, उसके लिए जो है प्रोटीन डाइट हाई करनी पड़ जाती है, और वर्कआउट दोनों टाइम करना पड़ता है। कुछ सन बात भी लेते हैं स्किन क्वालिटी को फाइन करने के लिए, कुछ नमक भी कभी ब्रेक करते हैं कुछ दिन के लिए, पानी का भी अवॉइड करते हैं कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं करते हमेशा के लिए, 2 दिन 3 दिन ऐसे उसके हिसाब से चलना पड़ता है। नहीं, मैं तो आजकल देख रहा हूँ कि 1 महीने से लोग कार्ब्स बंद कर देते हैं, 2 हफ्ते से सोडियम बंद कर देते हैं, 4 दिन से हफ्ते से पानी बंद कर देते हैं, और उसके बाद जाके कंपटीशन लड़ते हैं। तो मतलब ये तो 1 महीने का टोटल शरीर की रगड़ने वाली बात है कि पर क्या है कि प्लेयर को देखना पड़ता है कि यही टाइम आती है कोचिज की, कि कोचिज उसको तो किस तरह से गाइड करता है, कि कोचिज खुद के अलावा कंपटीशन है, और वो खुद जानता है इसको अब कितना सॉल्ट चाहिए या कितना पानी चाहिए या कितना इसको डाइट पे जाना है। 24 घंटे वही चल रहा है दिमाग में, तो ब्रेक डाउन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेक डाउन होने की मोटिवेशन तो आदमी उस टाइम जब नमक या पानी कंट्रोल करता है उस टाइम दिमाग थोड़ा कम करता है, बात चिड़चिड़ हो जाता है, किसी से बात नहीं पसंद करता। तो यही कराम होता है उस टाइम में कोचेस का, जो उसको हौसला बढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते कि भाई तूने अभी इस गेम को पूरे यहाँ तक कंप्लीट करना है, कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हौसला अफजाई के लिए मैं साथ हूँ, साथ रहूंगा।
तो कोचेस की बड़ी जरूरत होती है इस टाइम में कि अपने प्लेयर का इस टाइम में बहुत ज्यादा साथ दे, उसको इम्प्रूव करे, उसको जोश दिलाए कि भाई ये टाइम रह गया और तूने इस मसल को ऐसे एक्सरसाइज करनी है और इतनी देर में ये इम्प्रूव हो जाएगा तेरा। तो कोचेस का बड़ा रोल होता है इसके अंदर, इस टाइम लास्ट मूवमेंट में प्लेयर के साथ। कई बार क्या होता है जैसे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है दिमाग से, जब डाइट कंट्रोल होता है, पानी कंट्रोल, नमक कंट्रोल, तो वो समझ नहीं पाता क्या करूँ, कोचेस समझा रहे हैं उसको, पर ऐसा होता है कि वो अंदर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जैसे उस टाइम में क्या आदमी खाने का लालची हो जाता है बहुत। तो कई बार सोचता है कि अब तो मैं वेट दे दिया, अगले कम तो मैं खा लूँ, कुछ नहीं होगा। उस दौरान वो जो है कई बार मीठा खा लेता है या स्वीट्स खा लेता है या कुछ ऐसी मिठाई खा लेता है, जो स्किन फौरन पकड़ लेती है, वो स्किन खराब हो जाती है, तो अगली स्टेज पे जो परफॉर्मेंस देता है वो परफॉर्मेंस आ नहीं पाती। तो उसके लिए जो है ये बड़ा जरूरी है कि जब तक कंपटीशन हो जाए अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करे, खाने पे करे, पीने पे करे, और ऐसा अवॉइड करे जिससे बॉडी की स्किन क्वालिटी खराब हो। कुछ कंपटीशन के अपने एक्सपीरियंसेस बताया। आई एम श्योर आपने ऑल रिनाउंड इंडिया के एथलीट्स के साथ compete किया है, तो आप अपने कंपटीशन का एक्सपीरियंस बताइए कि कंपटीशन में बैक स्टेज पे कैसी चिट चैट रहती है, कैसा माहौल ये भी रहता है? अच्छा रहा। तो जब मैं मिस्टर एशिया खेलने गया वियतनाम में 2013 में, तो वहाँ पे कई प्लेयर्स थे, बहुत देख रहे थे मेरे को बड़े सारे कि इंडिया का प्लेयर है। तो कई लोग कहते भाई ये तो, मुझे देख के जो है वहाँ के जो है इराक के एथलीट और कोचेस बड़े इम्प्रूव हुए, बड़े देखने जो बड़ा अच्छा बॉडी बिल्डर है 70 की, वो मुझे स्टेज से मुझे दिख रहा था, मुझे बहुत चीयर अप कर रहे थे, मुझे बहुत बता रहे थे कि ऐसे करो आप बहुत अच्छा, मुझे जब कर रहे थे। तो वो उन्होंने बाद में मुझसे डाइट पूछी मेरी कि आप क्या डाइट लेते हो, किस तरह से डाइट अपना शेड्यूल रखते हो। तो मैंने उनसे कई सारी बातें की, कुछ सीखा भी, कुछ उनको बताया भी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इंडिया से बाहर जाके खेलते हैं तो कई कोचेस, कई प्लेयर जो दूसरी कंट्री में मिलते हो हमसे इंस्पायर होते हैं, जब हम विनर बनते हो तो हमसे पूछते हैं कि आप कैसे क्या लेते हो, किस तरह का डाइट शेड्यूल, किस तरह की कोचिंग है, किस तरह का वर्कआउट करते हो। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, और कि हमसे दूसरे कंट्री के लोग भी इंस्पायर होते हैं हमारे वर्कआउट से, हमें परफॉर्मेंस देख के। तो एक तो मोटिवेशन होती है और दूसरा होता है कि ट्रिकरी होती है कि कुछ चालाकी से, मतलब सामने वाला अगर लग रहा है कि वो जीत अच्छा जाए। क्वेश्चन है कि हम जब कंपटीशन खेलते हैं, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में कहीं ऐसे ही पढ़ रहा था, बहुत बड़ा नाम ले लिया चलो मैंने तो, बट उनका ये स्ट्रैटेजी थी कि कंपटीशन से पहले वो लोगों को हंसा दिया करते थे। कि उसका फिर वो जो क्लीनलीनेस है या जो क्वालिटी है वो गड़बड़ हो जाए। क्या है कि जब आदमी हंसता है तो बॉडी कॉन्सेंट्रेट करना खो देता है, जब कॉन्सेंट्रेट खो देता है, जो पोजिंग डाउन करता है उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उस टाइम वो पोज बहुत लूज बनता है। और आर्नोल्ड को जो ये माइनस प्लस पॉइंट था कि उसके पोज बहुत अच्छे बनते, हाइट बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा बाइसेप था, तो वो दूसरे उसके जॉब में मस्त हो जाते थे सुन के, वो मन मन मुस्कुराने लग जाते, तो पोज सही नहीं देते थे, तो दिमाग में उसकी वो जॉब से घूम रहा था उनके दिमाग में। आर्नोल्ड ने वो अपना जुमला छोड़ दिया, वो दूसरे से फंस गया, वो अपना पोज लेके खड़ा हो गया। आपने ऐसे और कुछ जुमले देखे हैं, मतलब जहां प्लेयर ऐसे मस्करी लेते हो दूसरे की? और दूसरे प्लेयर में एक बार जब 93 में मिस्टर 94 में ओलंपिक चैंपियन खेला था, तब कहीं वो बोला मेरा मसल का क्रैम्प, पैर का मसल का क्रैम्प आ गया बहुत ज्यादा, अब पैर सीधा ना है, तो वो प्लेयर कहता है, दूसरा प्लेयर जो मेरे कंपैरिजन में था, कह रहा भाई तेरा तो नस फट जाएगी, तेरा प्लेयर अब पैर तेरा इंजर्ड हो गया, अब तू गेम नहीं कर पाया, तू मत दिखाई कुछ भी वहां पर। तो तभी मैंने अपने कोचेस श्री सुभाष बाणा जी बोला, मैंने सारे प्लेयर ऐसे कह रहा कोई बात नहीं, तेरे बहका रहा है तो कुछ मत कर। उन्होंने जब मेरे रैली स्प्रे मारा और थोड़ा रिलैक्स करा मसल को, तो वो मसल मेरा ठीक हो गया, मैं फिर चेस्ट को दोबारा परफॉर्मेंस दिखाई, वो प्लेयर फिर जो है बीट हो गया, जो मुझे मोटिवेट करने की बजाय मुझे जो है डिमोटिवेट कर रहा था कि आपके साथ ऐसा हुआ ताकि उसकी प्लेस आ जाए, मेरी प्लेस कट जाए। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो कई कंपटीशन में प्लेयर दूसरे प्लेयर को ऐसे करने के लिए ऐसी तरह की बातें कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, मतलब और क्या इम्पैक्ट देखे आपने, मतलब क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं, मतलब लड़के ऐसी चीजों में फंसने के लिए? लड़के कई बार क्या करते हैं लोग एक दूसरे को, जैसे भाई कंपटीशन स्टेज पे है, सारे बैक स्टेज पे कुछ खाने को देते हैं, कुछ ऐसे करने, तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जब आपकी ऐसी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है और आपके दूसरे प्लेयर्स आते हैं वो डिमोटिवेट करने या कुछ ज्यादा होने के लिए आपसे कुछ ऐसा सामान भी देते हैं खाने जिससे आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए या सिस्टम अंदर कुछ परेशानी हो जाए, तो उसका बड़ा ध्यान देना चाहिए। और अपने साथ क्या है तो वो तो ठीक है, पर बंदे दूसरा किस तरह का दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या अच्छा है या बुरा है, क्या ऐसे पता लगेगा। एग्जैक्टली। तो वो तो गेम ही है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है अपनी डाइट पे। उस टाइम में लास्ट पीरियड है, आप पूरे साल की तपस्या है, एक साल की तपस्या 5 मिनट की पोजिंग में सारी निकल जाती है। एब्सोल्युटली। तो अभी आपके अंडर कौन से एथलीट्स हैं जो आपको लग रहा है इंडिया लेवल पे मतलब अभी जाने वाले हैं इस साल या कम्पीट करेंगे साथ? हाँ, ये भी अच्छा है कि मेरे कई स्टूडेंट रहे जो एशिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पे खेले हैं, जैसे नितिन सागवान है, मोहम्मद अशरफ है और विशाल चौधरी है, और भी कई सारे प्लेयर, नाजिम है और इकबाल है,
कई सारे प्लेयर रहे हैं। और अभी मेरा लड़का जो है अभी जूनियर मिस्टर इंडिया बन गया है अभी Amazing. IBBF से लास्ट ईयर 2020 में 1 फरवरी को था आंध्र प्रदेश, तो जूनियर मिस्टर इंडिया बन गया है, सेकंड रहा है वो, तो वो Okay. 55 केजी में, शुभम कुमार नाम है उसका। ऑसम। जूनियर, उससे और भी तो इसमें एज का है जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए या किस चीज? 21 ये 18 साल तक, मतलब 21 साल से कम होनी चाहिए उनके लिए जूनियर इंडिया बनने के लिए। ओके। तो वो 18 अभी सेकंड ईयर में देशबंदी कॉलेज में पढ़ता है, तो उसके लिए अच्छा भविष्य आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत मेहनत की, तो साथ से वो जूनियर इंडिया बना। आगे भविष्य और है कि भाई मिस्टर एशिया मिस्टर वर्ल्ड बने, तो बड़ी हमारी प्रभु से यही कामना है कि जैसे मैं भी बनाऊं, इतना आगे का देश का नाम रोशन करा, परिवार का नाम रोशन करा, झंडा लहराया, ऐसी वो भी जाके अपने देश का, अपने परिवार का, अपने देश का झंडा लहराया, तिरंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वी ऑल होप कि आई एम श्योर आपके बेटे आपकी तरह डेडिकेटेड होंगे और आपके ऐसा गुरुजी होगा जब घर के अंदर और घर के बाहर, तो मैं समझ सकता हूँ फिर वो कहीं बच के जा नहीं सकता है, आई एम श्योर। अब तान्या के लिए आपका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, आप कहाँ देखना चाहते हैं? तान्या जी जो है एक तो बहुत मेहनती स्टूडेंट है, और उन्होंने जो अपनी मेहनत जो स्टूडेंट बताते हैं, जो एक्सरसाइज कराते हैं, उस पर पूरा डेडिकेशन होता है, उनका पूरा फोकस होता है कि सर ने जो बताया तो ये पूरा ही करना है, हिसाब से डाइट, हिसाब से एक्सरसाइज। अभी इनका भविष्य बहुत ब्राइट है। अभी जो है नेशनल चैंपियन बनी, अभी इनके लिए कोशिश है कि भाई इंडिया जाए, इंडिया से बाहर खेल के बाहर का नाम रोशन करे और अपना तिरंगा झलकाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप, पावरलिफ्टिंग में या एशिया चैंपियनशिप में जाए और तिरंगे लहरा के आए। स्ट्रेंथ गेनिंग कराई। बिल्कुल अब क्या अब किस स्टेज में, अभी किस स्टेज पे काम? अभी तो ये है जैसे कि भाई तान्या जी पावरलिफ्टिंग है तो उनको बेसिक एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। जैसे बेंच प्रेस है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज शोल्डर की और ट्राइसेप की होती है, जिससे इनकी बेंच बढ़े। ऐसे स्क्वाट है तो उसके लिए कुछ स्ट्रेंथ है जो लोअर बैक की, ठीक है। कुछ जो ग्लूट्स की एक्सरसाइज होती है वो, जैसे डेडलिफ्ट में जैसे कुछ लोअर बैक की एक्सरसाइज है, और हाइपर एक्सटेंशन है, गुड मॉर्निंग है, तो लोअर बैक में और स्क्वाट की मूवमेंट से जो इनकी इम्प्रूवमेंट की जा रही है, ताकि मूवमेंट और अच्छा रिजल्ट दे सके। अभी जो 160 केजी डेड मारती है, 160 केजी में, तो बहुत बड़ा जो है, बहुत एक लड़की के लिए इतना वजन उठाना बहुत बड़ी बात है। Exactly. मैं समझता हूँ कि भाई इनके लिए इतनी मेहनत करनी, मेरे साथ जो मेहनत कर रहे हैं और मैं पूरी लगन से करा रहा हूँ, ये पूरी लगन से करी, इतना वजन उठाना एक लड़की के लिए बहुत अमेजिंग बात है। एक लड़की होकर इतना वजन उठाना, 60 डेडलिफ्ट। आई एम श्योर आप 180 भी देंगे तो ये घबराएंगे नहीं, कोशिश जरूर करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर। ये तो 170 भी कर चुकी है, कंपटीशन में 160 दे चुकी है, पर सीजन में करती है 165, 70, 75 तक भी चली जाती है। तो आई एम श्योर कि मेरी विश है कि भाई आगे जाए और इम्प्रूव करे, 65 या 70 केजी का टोटल दे आगे। सप्लीमेंट्स में क्या ऑल्टर कर रहे हैं आप फिर इस केस में, मतलब सप्लीमेंट्स आप किस तरह सजेस्ट करते हैं मेल फीमेल एथलीट्स को? इस डिफरेंस देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि मेल फीमेल के एथलीट के सप्लीमेंट के लिए, ये देखो प्रोटीन डाइट तो सबको देनी पड़ती है, प्रोटीन है, कुछ BC है, कुछ मसल्स के लिए रिकवरी के लिए होती है चीजें, तो प्रोटीन क्या डाइट का सब्स्टिट्यूट है। अमीनो, BCAA, ये वो काफी सारी, हाँ, कुछ कैप्सूल फॉर्म में होते हैं अमीनो, ठीक है। लिक्विड अमीनो भी होता है, तो लेके कुछ लिक्विड अमीनो है, कुछ BCA पाउडर फॉर्म में है, कुछ ग्लूटामाइन है, कुछ प्रोटीन डाइट है। तो ये सब देखो सप्लीमेंट के लिए रूप है, मगर इन सब का रोल थोड़ा थोड़ा रोल है गेम के अंदर, स्ट्रेंथ के लिए, कुछ पावर के लिए, कुछ स्टैमिना के लिए, तो कुछ समय के हिसाब से कई बार देने पड़ जाते हैं। नहीं डेफिनेटली। अब बॉडी में आज के टाइम पे एक वेजिटेरियन और नॉन वीगन्स की काफी इसमें बहस होती रहती है कि मतलब कौन सा बेस्ट डाइट है, किसका सप्लीमेंट लेना बेस्ट है, ये सही है वो सही है, बट इवेंचुअली आपका बॉडी टाइप किसको सपोर्ट करता है वो तो आपको ही पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि बॉडी बिल्डिंग गेम या बॉडी गेम कह लो, ये तो आदमी के ना पावर पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज खाने से, मेरी तो गुमन जी आपने बोला कि गुमन जी बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, वेजिटेरियन है, तो वो देखो अच्छे बॉडी बिल्डर है और अच्छे लेवल पे गए और 115-20 केजी वजन है और 6 फीट से ऊपर अब हाइट है उनकी, वो प्योर वेज रहे और उनके 22 इंच के मसल्स बाइसेप रहे उनका। तो ऐसा कुछ नहीं है, आदमी अगर गेम अच्छी करना चाहता है तो डाइट का रोल नहीं है, मेहनत करने वाले का रोल, किस तरह से मेहनत कर रहा है, किस तरह से डाइट फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली, सिर्फ डाइट से नहीं होगा, दोनों चीजों को 50-50 लेके चलना पड़ेगा। 50-50 क्या 100% दोनों जगह अपने आप को देना पड़ेगा। प्लस माइंडसेट जो आपने बताया है, माइंड सेटअप होना चाहिए कि मुझे गेम करना है और इस लेवल तक जाना ही है तो जाना ही है। नहीं, अब
अब जैसे कंपटीशन होते हैं, बैक स्टेज बहुत सारे होते हैं, अब लाइक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अपने कंपटीशन है, ठीक है, क्लेम करते हैं लोग कि हमारे पास आई खेलिए, हमारे पास आई खेलिए, यहाँ खेलिए, वहाँ खेलिए, और लड़के जाते हैं वो 20-20 कंपटीशन खेलते हैं महीने महीने भर में, 2 महीने में 20 कंपटीशन खेल लिए, 25-30 खेल लिए, 3 महीने के इतने कंपटीशन चल जाते हैं आजकल। तो इतने कॉम्पिटिशन्स में अब आपके पास जीते हारे वो तो अलग बात है, बट अब इतना ज्यादा compete करना सही है एथलीट्स के लिए, या फिर ये भी अच्छा है। इतने कंपटीशन खेले हो तो आपको गेम करने को इम्प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलेगा उससे। और एक महीने में 10-10-15 कंपटीशन खेले हो तो अपने गेम में क्या इम्प्रूवमेंट करेगा? क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए उसको बॉडी को रिलैक्स चाहिए, थोड़ा माइंड सेटअप चाहिए, थोड़ी डाइट अच्छी चाहिए। अब जब कंपटीशन टाइम में तो आदमी डाइट 90 खाना खाता है, तो उसका वजन भी देख के चलना है, उसको उतना वजन टोटल भी उठाना है, पावर लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में। तो इसलिए इतने सारे कंपनी खेलने से क्या है, बॉडी में हार्मफुल भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है कुछ भी, कि भाई डाइट कंट्रोल है, इतना ये नहीं खाना था, चला मीठा या चिकना नहीं खाना। तो मेरे कहना है कि आदमी को अपने जो भी कंपनी खेलने, जो गिने चुने कंपनी खेले, उसके बाद अपने गेम पे और अपनी सेहत पे भी ध्यान दे, क्योंकि सब कुछ ही नहीं है, जान है तो जहान है। जी जी, एक लेवल तक ही आप अपने मसल्स गेन कर सकते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए होगी, बट अब वो किस क्वालिटी के असिस्टेंस ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है अब, कि वो सेफ है, अप्रूव्ड है, नहीं है, कैसा है, उसके बाद प्रॉब्लम्स, एक्ने, ब्लड प्रेशर, प्लस बहुत सारे स्कार्स आ जाते हैं बॉडी पे। तो ये सब साइड इफेक्ट तो रहते हैं। साइड इफेक्ट क्या कह सकते हैं, ये तो वो क्या है कि जो लोग बिना गाइडेंस या बिना कोचिंग करते उनको तो इस तरह की कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और एक तो फैसिलिटी बहुत चाहिए होती है, तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हो जा रहे हो, आपको एक डॉक्टर चाहिए साथ में जो आपको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर कर सके, एक आपको कोच चाहिए अपना जो आपको गाइड कर सके, हेल्पर चाहिए जो प्रॉपर डाइट वगैरह प्रिपेयर करते, बट हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो नहीं है, पर तो क्या है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने मेरा इसका बड़ा अच्छा रोल निभाया, मेरी हर डाइट का, मेरी माता जी, मेरी बहनों ने बड़े सहयोग दिया। जब मैं चैंपियनशिप मिस्टर डे, तो मेरी वाइफ, पहले मेरी माता जी मेरी सिस्टर करती थी, फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी मिसेज ने इसका पूरा ध्यान रखा मेरी डाइट का। मैं जिम से आता था, आते हुए मेरा डाइट बना के देनी, मेरा पूरा डाइट का पूरा ख्याल रखना, सुबह की, दोपहर की, रात की डाइट बना के देना, ताकि मेरा गेम अच्छा हो सके और मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो सके। IBBF का कार्ड पाना कितना मुश्किल है? IBF का कार्ड मतलब IBF प्रो एथलीट का कार्ड पाना, प्रो कार्ड लेना। प्रो कार्ड की क्या है कि जैसे आजकल कुछ ओलंपिया लेवल है या शेर क्लासिक है, उसमें उसका वो एक अलग लेवल है, ठीक है। पर बॉडी बिल्डिंग है और शेर क्लासिक में बॉडी बिल्डिंग भी होती है, पर उसमें प्रो कार्ड मिलता है, पर IBF में कार्ड नहीं मिलता। उसमें क्या है कि अगर आपका प्लेयर अच्छा है, उसमें तो ये है कि उसको आगे इम्प्रूव भेजा जाता है कि भाई आगे लेवल पे जाने के लिए उसको। पर शेरू क्लासिक में हो गया या ओलंपिया लेवल जो इंडिया में हो रहे हैं, चल रहे हैं, कई बार चलते हैं, उसमें वो प्लेयर्स को कार्ड मिल जाता है। कार्ड मिलने के लिए बड़ा मुश्किल है, ये तो गेम तो कोई भी बहुत मुश्किल है, उसको प्लेयर्स को कार्ड मिलने से ही फायदा हो जाता है कि उसको आगे लेवल में जाने के लिए आसानी हो जाती है। उसको उसके लिए ट्रायल नहीं देना पड़ता, ट्रायल बेस देना नहीं पड़ता, या कुछ कराया का कुछ ऐसा रोल होता है, उसको देना नहीं पड़ता। तो ये प्रो कार्ड का मसला तो यही कारण है। इंडिया में बहुत लेट आया प्रो कार्ड, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेमचंद डोगरा जी थे, प्लस उनके बाद भी बहुत सारे एथलीट्स आए जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया आगे, बट प्रो कार्ड का जो थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ, या फिर मतलब ये जो शेरू क्लासिक और ओलंपिया लेवल जो गेम, इनसे प्रो कार्ड की थोड़ी शुरुआत हुई है। IBF से तो खैर प्रेमचंद डोगरा जी जुड़े हुए हैं, वही इसके प्रेसिडेंट रहे, तो उन्होंने बड़ी सुरक्षा के साथ इस गेम को चला रहे हैं। IBF में बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, प्लेयर्स को बड़ा अच्छा समझाते हैं कि गेम को सेव करो, नेचुरल करो और अपने कैरियर पे ध्यान दो। तो आपको अभी के टाइम पे क्या इश्यूज लग रहे हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स और हो सकती हैं जो, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट जो जरूरी है हमारे इंडियन फेडरेशंस के बीच में, क्या और चीज इंप्रूव की जा सकती है? फिलहाल मेरा मानना ये है कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने एक फेडरेशन को मान्यता प्राप्त दी थी, जैसे IBF है, तो मेरे को मानना है कि सब फेडरेशन को एक साथ जुड़ के और उसके साथ जुड़ के उस गेम को आगे बढ़ाए और सभी उस पर एक साथ वर्क करें, ताकि प्लेयर का भविष्य अच्छा बने। जी भाई, मैं नहीं चाहता कि कोई प्लेयर ऐसा अच्छा प्लेयर हो जो कट जाए, जिससे देश का या भारत का नाम रोशन करे आने वाले टाइम में। तो मैं चाहता हूँ कि सारे प्लेयर या सारे कोचेज या सारे जिम जो एसोसिएशन है एक हो जाए, जिससे प्लेयर का भविष्य अच्छा बने और उसको आगे बढ़ने कोई परेशानी ना हो, यही चाहता हूँ मैं। तो अभी आपने compete भी करना है, अभी रिसेंटली अपकमिंग कॉम्पिटिशंस आ रहे हैं, तो अभी क्या तैयारी चल रही है? अभी मैं जो है अभी इंटर रेलवे आने वाला है, अभी कोरोना के कारण जो है कुछ कंपटीशन जो डिलीट हो गए हैं, पर
अभी वैक्सीन आ गई है, तो उसके बाद होता कुछ हालात सुधर जाए तो कमीशन की डेट आ जाएगी नजदीकी, तो हो सकता है मार्च अप्रैल तक इंटर रेल में जाए, तो मैंने उसके लिए कंप्लीट करना, उसके बाद फिर अगेन एशिया या मिस्टर वर्ल्ड के लिए दोबारा जानेंगे। तो कितना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कोरोना के टाइम में सारे एथलीट्स और बॉडी हाँ, बिल्डर्स? बहुत परेशानी हो गई थी, कोई घर में बैठे बैठे कई महीने परेशान हो गया कि बॉडी का डाइट सिस्टम, वर्कआउट सब खराब हो गया सिस्टम, जी। किसी तरह की परेशानी होने लगी, मेंटली भी परेशानी होने लगा कि वर्कआउट ही नहीं कर रहे, चिड़चिड़ापन रहना, घर में परेशानी रहना, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। तो अब जिम खुल गए हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और होने लगा बॉडी में, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है, हालात फिर सुधरेंगे, देश फिर आगे बढ़ेगा, ऊंचाई पर जाएगा, जी जी जी। प्लेयर जाएंगे, अपना देश का नाम रोशन करेंगे। तो हमारी यही कामना है, बेसिस है सबके साथ कि अपना गेम को करे, अच्छा करे, बढ़िया करे, कोई भी किसी गेम में जाए और अपने परिवार का, अपने माता पिता, अपना देश का नाम रोशन करे। 8 साल मतलब compete करके हारने के बाद आप जीते हैं, तो मतलब बिल्कुल। उसके लिए तो 8 साल कंटिन्यू करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। मैं कई तरह के लोगों की बातें सुनी कि ये तो बॉडी बिल्डर बन ही नहीं सकता, ये तो पति क्यों गेम कर रहा है, ये तो कभी मिस्टर बन ही नहीं सकता। ऐसा भी? ऐसे बहुत बातें सुनने को मिली, कई लोगों के मुंह से बातें सुन के, परिवार भी सुनते थे, मेरे पिताजी सुनते थे, कोच भी सुनते थे, कहते भाई तेरे बारे में बड़ी बातें सुनने में आती है, तू क्या कमी रह गई जो क्यों ही बन पा रहा है ऐसा। तो मैंने देखता था तो मेरी बॉडी में वो जो चैंपियनशिप जीत के आते उनकी बॉडी बहुत कमी थी, तो वो कमी को पूरा करने के लिए ही मुझे 8 साल लगे पूरा करने में। अब जो मेरे साथ के दोस्त हैं कुछ, तो वो कहते हैं यार तू गेम छोड़ दे, क्यों कर रहा है बॉडी बिल्डिंग, जब तू चैंपियन बन ही नहीं पा रहा, न तेरी जॉब लग रही इससे, न कुछ कर पा रहा, तो क्या बात है। तो मैंने कि भाई अब तो जो भी कुछ है मर जाऊंगा पर बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ूंगा, मुझे इसमें बन के दिखाना है, चाहे मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मुझे इस गेम में अपना नाम जरूर करना है, माता पिता का नाम और देश का नाम जरूर रोशन करना है। और इसी कारण जो है मैंने उनकी बातों को चैलेंज करने वो अपने दिल में रखा, और उनको बातों गलत निकालने के लिए मैंने इस गेम में पूरी जी जान लगा दी कि मुझे जब मेरा बनना ही है तो बनना ही है, और पूरे रात दिन दोनों टाइम मेहनत करना, सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3 घंटे, दोपहर में सनबाथ लेना और शाम को रनिंग करना, तो बड़ा स्ट्रगल करा, बड़ी मेहनत करी, तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ। डिप्रेसिव फेज क्रॉस किया है आपने, मतलब इतने सालों के वर्कआउट में, मतलब डिप्रेशन आया हो किसी चीज को लेके, कोई एक फेज आया हो जब आप बहुत ज्यादा छोड़ना चाहते हैं ये सारी चीजें? और हाँ, जब लगातार हार्ड रहते हैं कमीशन, तो घर वाले भी कहने लगे भाई इतना पैसा लग रहा है गेम में, इतना गेम कर रहे हो, इतनी मेहनत करो, कुछ मिल ही ना, छोड़ दो। तो बड़े ख्याल आते थे मन में बुरे कि छोड़ दूं या कुछ ऐसा कर लूं जिससे परेशानी दूर हो जाए। उस टाइम जब राइट कंट्रोल पे होता है आदमी, तो मन बहुत परेशान होता है, उसके दिमाग में तरह के गलत ख्याल आते हैं कि ये कर लूं या वैसा कर लूं, तो वो प्लेयर की कायरता होगी जो इस तरह के ख्यालों को झेलता या महसूस करता है। तो मेरा तो मानना है कि वो प्लेयर ही नहीं जो अभी कायर है, जो बातों सुन के हार जाए, जब उनको अपना गेम छोड़ दे। हार्मोनल इश्यूज काफी ज्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ, वर्कआउट्स और जितना भी डाइट इंक्लूजन होता है, लाइक जब आप थोड़ा सा मसल गेनिंग के लिए आप डाइट लेते हैं, या फिर साथ ही साथ परफॉर्मेंस एनहांसर्स लेते हैं, या फिर सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उसमें एक तो हार्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं बॉडी के, खासकर विमेंस के लिए काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, लाइक हस्की वॉइस, ठीक है, वॉइस खराब हो जाती है, हाँ। होता है। और जब डाइट कंट्रोल पर होता है आदमी, तो उस टाइम पानी या नमक कंट्रोल करता है, या मीठा कंट्रोल करता है, या डाइट कंट्रोल करता है अपना वजन देखने के लिए कि किस वेट में खेलना है उसे, तो उस हिसाब से वेट और डाइट सब मैनेज करनी पड़ती है, किस वेट में खेलना है। तो उस कारण कई तरह की समस्या आती है इस तरह की, जब ड्राई करता है तो बाल चढ़ते हैं, पानी छोड़ता है, नमक छोड़ता है, तो बॉडी ड्राई होती है, तो उससे बाल टूटने लग जाता है। उस कारण क्या है कि आदमी का जो आप कहना चाह रहे हैं, मिलना चाहता किसी पार्टनर से या किसी के साथ, तो वो उस टाइम में उसका मन नहीं करता उस टाइम में, तो उसको टेंशन इतनी होती है गेम्स की अपनी, कि जिस चीज पे जाना चाह रहा है उसमें क्या परफॉर्मेंस देगा अपनी, तो उस कारण उसका ध्यान उस लेवल पे कम जाता है कि मुझे अपना गेम है। उस टाइम में जब मेंटली नमक कम करता है, पानी कम करता है, उस टाइम आदमी का दिमाग नहीं काम करता उस लेवल पे जाने के लिए, और एग्रेसिव हो जाते हैं काफी ज्यादा, वो होता है। तो इस कारण जो उसका मन नहीं करता किसी तरीके की बात का करने का, या किसी चीज से मिलने का या जुड़ने का, तो उसका कारण फोकस अपना गेम होता है, और उस गेम के फोकस में इतना डिप्रेशन होता है कि किसी और पर ध्यान नहीं दे पाता। और फेक गेनर्स आपने कई सारे देखे होंगे मार्केट में जो आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे फेक गेनर्स हैं। तो आप किसी न्यूबी है कोई बंदा जो आके अपने बॉस से पूछ रहा है कि मैं गेनर क्या लूं, और उसको वो आके सफेद सा डब्बा दे दे रहा है जिसका बाबा की जड़ी बूटी या कुछ भी उस तरह का है, तो इस तरह के फेक गेनर से किस तरह से बचा जाए? तो इस तरह के फेक गेनर से बचने के लिए है कि जब आदमी किसी अच्छे कोचेज या गाइड या फिटनेस ट्रेनर पर जाता है, तो वो उसका डाइट शेड्यूल बनाए।
अब जब कोचेज ही कभी कभी ऐसी चीजें रेकमेंड करने लग पड़े अच्छा तो जी, बंदा उस केस में कैसे बच सकता कैसे है? बने? तो फिर जैसे कि देखो जी, इस टाइम क्या है, सप्लीमेंट की तो भरमार चल रही है इस टाइम। बहुत सारे सप्लीमेंट इंडियन भी है, बहुत सारे जो है बाहर के इम्पोर्टेड भी है, हम्म, पर मोस्टली जो है लोग इंडियन की जगह बाहर को परफॉर्मेंस ज्यादा देते हैं, कि बाहर के परफॉर्मेंस जो है बहुत हाइजेनिक नहीं होते, बहुत अच्छे लेवल और बहुत अच्छी मशीनों से बने हुए होते हैं, बहुत अच्छा जो है उनका जो उत्पाद होता है, जो उसमें डाला होता है सप्लीमेंट में, वो तो अच्छी क्वालिटी का बना होता है। अब जैसे एक बर्गर यहाँ का, एक बर्गर मैकडी का है, तो उस बर्गर में इंडियन बर्गर में कुछ तो क्वालिटी चेंज है, बिल्कुल। इसलिए वो इतना महंगा है। तो मेरा मानना है कि भाई जो सप्लीमेंट है वो इम्पोर्टेड हो तो वो किसी अच्छे जो है लेवल से या ब्रांड से लो, ताकि जो उसका रिजल्ट अच्छा हो, किसी हार्मफुल ना हो बॉडी के अंदर। और फेक गेनर्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? कि Fake मैंने gainers देखा है का वो हवा वाली बॉडी बनाते हैं हाँ, जो उससे क्या ऐसे होता है, बॉडी में पानी भर जाता है, ठीक है। तो उससे लीवर किडनी में या टीबी होने के चांसेस होते हैं, फेस पे दाने हो जाते हैं, बॉडी में स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, उसे और खाने पीने में परेशानी, उल्टी होनी, वोमिटिंग होनी, फेस पे दाने हो जाना, गर्मी ज्यादा लगना, इस तरह की तरह को लड़कों को सामना करना पड़ता है फेक गेनर से। तो मेरा ये मानना है कि लोग ज्यादातर अपने नेचुरल डाइट से ही मसल्स को बढ़ाए और वेट गेन करें अपना, फेक गेनर से और अन्य गेनर से बचे। और जो थोड़ा सा लीन होते हैं जिनको वेट गेन करने में मुश्किल होती है, उनके लिए एक सुपर फूड क्या रेकमेंड करेंगे आप? सुपर फूड उसका एक, जब कोई बच्चा वेट गेन करना चाहता है उसका एक पूरा डाइट प्लान होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक इसको ये डाइट पूरी रिकमेंड होनी चाहिए, और जो डाइट का रोल होता है पूरा 5 से 6 बार मील लेना होता है उसको बॉडी के हिसाब से, ताकि उसको ब्रेक दे दे के बॉडी में जो डाइट को प्रवेश किया जाए, ताकि उसको मसल का वेट उस हिसाब से बढ़ता चला जाए, जो एक्सरसाइज कर रहा है उस पार्ट में और उस मसल में उसको गेनिंग लगे उसको। तो मेन तो डाइट शेड्यूल ये है कि प्रोटीन भी डाइट का सब्स्टिट्यूट है, तो अच्छा है कि अपने डाइट को ही तरह इम्प्रूव किया जाए, इन सब बातों से बचा जाए। और तान्या, आप बताइए आपका आजकल क्या शेड्यूल चला हुआ है? आप ट्रेनिंग वगैरह दे रही हैं? आप अभी भी कंपटीशन तैयार करी किस तरह से? These days only coaching, personal training and nothing else. पर्सनल ट्रेनिंग चल रही है। Yes. तो आपने अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी शुरू की थी, अभी ऑनलाइन भी चल रही हैं या अभी वन ऑन वन? Yes, ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी चल रही है, कंटिन्यू मेरे क्लाइंट्स रहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की, तो कंटिन्यू रहती है। ओके। सो आपको जॉब ऑफर्स वगैरह आते हैं व्हेन यू गो टू द जिम? कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको यहाँ जॉब करनी चाहिए, वहाँ जॉब करनी है? आई एम श्योर यू माइट मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मतलब इस प्रोफेशन में आगे मिली? जॉब बहुत सारी मिली, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे कोई जॉब होती है, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वहाँ मेरा इंटरव्यू लेते हैं, क्लियर हो जाता है। जब बात सैलरी की आती है तो सैलरी बहुत कम बताते हैं, जो जिम लाइन में कोचेस की बहुत कम होती है। फिर मैं उन्हें कहती हूँ, आप ठीक है, आप एक मेल की सैलरी अलग रख रहे हो, फीमेल की अलग रख रहे हो, बट आप फीमेल को एक्स्ट्रा दो, बिकॉज वो ज्यादा एफर्ट भी डालेंगी। एंड टाइमिंग्स भी जिम के बहुत सारे होते हैं, लाइक मॉर्निंग 6 to 10, 6 to 12, आफ्टरनून तक टाइमिंग्स जाते रहते हैं, काफी ज्यादा टाइमिंग्स होते हैं। तो वो कहते हैं आप जितनी सैलरी मांग रहे हो हम आपको बताएंगे। तो कहते हैं आई विल लेट यू नो। जब वो मेरी सैलरी पैकेज सुनते हैं वो कहते हैं आप बहुत ज्यादा हाई मांग रहे हो, आप तो एक सेलिब्रिटी पैकेज मांग रहे हो, तो हम आपको दे नहीं पाते। तो काफी ज्यादा जॉब इसलिए मैं करती नहीं क्योंकि वो पैकेज मुझे मिल नहीं पाता, पूरा एफर्ट नहीं मिल पाते जी। और आपने डिस्पैरिटी फील की है मेल ट्रेनर्स के फीस में और फीमेल ट्रेनर्स के फीस में भी? अक्षय, क्या होता है कि जिम लाइन में मेल की सैलरी से फीमेल की सैलरी ज्यादा होती है, ये हर जिम में होता है। वो ये होता है कि आप कोई जिम में फीमेल को रख रहे हो, इसमें पब्लिक भी ज्यादा आएगी, अट्रैक्शन भी होती है फीमेल फेस से। तो फिर ऐसा केसेस हुए जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया बट इंस्टेड उन्होंने लड़का रख लिया हो आपकी जगह? 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। 2-3 बार ही हुआ है, पैकेज सैलरी की वजह से। वो कहते हैं मैं आपको बता दूंगा, हम आपको कॉल करेंगे, आई विल लेट यू नो लेटर। मैं वेट करती हूँ, फिर इनका कॉल आ जाता है, मैम आपका नहीं हो पाएगा, आप कहीं और देखिए क्योंकि आपका पैकेज हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दैट्स फाइन, इट्स नॉर्मल फॉर मी। तो गुरुजी कहाँ भेजना चाहते हैं आप इनको? फिटनेस मॉडलिंग या फिर पावर लिफ्टिंग, किस तरफ आप दोनों ने डिसाइड किया? मेरा तो ये मानना है कि ये बच्चा जो है गेम तो है पावर लिफ्टिंग, तो इसको मैंने फिटनेस की ट्रेनिंग भी दे रखी है कि आप कोई फिटनेस लड़का या लड़कियां है तो किस तरह से आपको ट्रेन कर सकते हैं। इस कारण ये पर्सनल पीटी दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, ऑनलाइन भी दे रही है। बाकी अपने गेम पे पूरा फोकस है इनका पावर लिफ्टिंग पे कि आने वाले टाइम में जो भी नेशनल चैंपियनशिप होगी उसमें अच्छा प्रदर्शन करे और अच्छा प्रदर्शन करके अपने देश का नाम करने बाहर जाए, मिस्टर एशिया या जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें जाके अपना अच्छा प्रदर्शन करे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी आपने कि मिस्टर एशिया में कंपटीशन का लेवल और मिस्टर वर्ल्ड में कंपटीशन अलग अलग हो जाते हैं।
वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग बात लगी, थोड़ा सा आप वो स्टोरी दोबारा हाँ, ये समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है कि जब एशिया चैंपियनशिप होती है उसमें पूरी 28 कंट्री आ जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप बड़ी टफ हो जाती है कि एशिया चैंपियनशिप बनना बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जब होती है उसमें क्या है, प्लेयर्स को जो एशिया जाते हैं उनको वीजा लगता है, तो कई बार प्लेयर्स को वीजा नहीं मिल पाता, कॉम्पिटिशन में कई बार लाइट भी हो जाता है, किसी किसी कैटेगरी में जो है कम में बहुत टफ हो जाता है, किसी में बहुत लाइट हो जाता है। यही कारण है कि एशिया लेवल जो है वर्ल्ड से ज्यादा टफ है। ओके तो मैं जब वर्ल्ड बना था, मेरे वेट में हर वेट में 2-2 लड़के थे हर कंट्री के, और एशिया में हर कंट्री के क्या देखो लड़का था, तो मुझे एशिया ज्यादा पावरफुल लगा, उसके प्लेयर ज्यादा अच्छे थे और हर कंट्री के प्लेयर थे। ओके, तो इस कारण मुझे लगता है कि भाई एशिया चैंपियनशिप बनना बहुत में मुश्किल जीतना था। भी काफी मुश्किल कई प्लेयर जो वर्ल्ड चैंपियन होंगे पर एशिया में नहीं बन पाए, ऑलराइट। वर्ल्ड चैंपियन बन जाते पर एशिया में मेडल नहीं आ पाता उनका गोल। तो ये बड़ा टफ होता है कि एशिया बनना और वर्ल्ड बनना, दोनों प्लेयर कंपटीशन बहुत मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि एशिया में जो है प्लेयर बहुत अच्छे और मजे वो प्लेयर होते हैं और एशिया के पूरे प्लेयर हो जाते हैं सारे, और जो कि वर्ल्ड में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हाँ, टाइम से हाँ। किसी इशू की वजह से। किसी कारण का किसी वीजा लगे कुछ परेशानी हो गई, कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप से ज्यादा एशिया चैंपियनशिप ज्यादा टफ हो जाती है। ओके, ऑलराइट, सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एथलीट्स इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते रहें। थैंक यू शिव कुमार सर, थैंक यू तान्या फॉर गेटिंग अस दिस वंडरफुल एपिसोड, और इतना सारा इन्फॉर्मेशन आज हमने शेयर किया, सो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स बहुत एंजॉय करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू विजिट शिव कुमार जी एट अपना जिम बता दीजिए सर, कहाँ मिल पाएंगे आप उन्हें? वैसे तो मैं जो है मेरे गुरु जी का जिम है श्री सुभाष हेल्थ इंडिया जिम के नाम से है, गोविंदपुरी एक्सटेंशन के अंदर। ओके, तो वहाँ आजकल उनके जो बेटे हैं विवेक बढ़ाना जी, वो आजकल उस जिम को देख रहे हैं, तो तकरीबन मैं वहाँ मिलता हूँ, या फिर एक पुरानी दिल्ली में यूनिक जिम है दरियागंज में, वहाँ कई बार मैं वहाँ भी मिलता हूँ शाम को। तो आप चाहो तो वहाँ कभी भी आके मिल सकते हैं मुझसे उस जिम में या दरियागंज में यूनिक जिम के अंदर। और तान्या आप कहाँ मिल पाएंगी? कोई नए फिटनेस अगर इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं जो आपसे मिलना चाहें? फर्स्ट अगर मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो सर के जिम में दरियागंज यूनिक जिम में, और जिन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। Okay, alright. So make sure to reach them out, guys, और please make sure to reach out with your queries, और जितना आप इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहें फील फ्री, बिकॉज शिव कुमार जी ने जितना इन्फो एक एपिसोड में शेयर कर दिया, आई एम श्योर ये लाइफ टाइम आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट समवेयर। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। हार्दिक, थैंक यू अंतरिक्ष, थैंक यू फॉर गाइस फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू गुरुजी, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टाटा।